नमस्कार, मैं अनिल सकरवाल। आज दिवाली का दिन है। सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है ये दिवाली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए। आने वाला साल आपके लिए मंगलमय हो। जिस प्रकार ये जो साल गया है कोरोना टाइम में, उस प्रकार जो समस्याएं आई हैं अगले साल में इन सभी समस्याओं का सामना किसी को नहीं करना पड़े। खासकर विद्यार्थी वर्ग को, बहुत जिनके लिए पूरे साल शिक्षा बाधित रही, अगला साल आपके लिए अच्छा रहे। और जिस प्रकार से एक दिया जब जलता है तो आगे रोशनी देता है, वहां से गुजरने वाले व्यक्तियों को अपने पथ दिखाता है, उसका मार्ग बताता है रोशनी से। उसी प्रकार से उम्मीद है आपका जीवन भी इसी प्रकार से हो कि आप अपने संस्कारों से, अपने विचारों से, अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में खुशियां, हंसी और उम्मीद लेकर आए। इसी कामनाओं के साथ दीपावली की ढेर सारी सभी को शुभकामनाएं। और सभी का 2021 बोर्ड एग्जाम जो है वो सभी के लिए बहुत अच्छे जाएं, अच्छी आप तैयारी करें। आज अपना डे 117 117 है, जिसमें हम आगे पढ़ रहे हैं, उसी को हम आगे बात करते हैं। जिसमें हमने एल के बारे में पढ़ लिया था, प्रेरण कुंडली के बारे में, सी के बारे में, कैपेसिटर के बारे में, आर के बारे में, प्रतिरोध के बारे में अलग अलग रिजल्ट्स निकाले थे। उनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स किस प्रकार के पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और जैसा कि मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तब भी बताया था कि इस चैप्टर से 100% न्यूमेरिकल आएगा, मतलब आएगा ही आएगा। इसलिए आप न्यूमेरिकल पोर्शन पे विशेष ध्यान दें। सारे कंसेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे, ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे जिनको हम 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सभी न्यूमेरिकल से गुजरना पड़ेगा, उनको एक बार करके देखना पड़ेगा, तो किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। हम कुछ न्यूमेरिकल्स 2-3 टॉपिक पढ़े हैं, उनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, चर्चा कर लेते हैं जितना हो पाएगा उतना। फिर आगे की टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे की न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो सभी जो विद्यार्थी जुड़ गए हैं वो सभी बता दें कौन कौन आ गए हैं। इसमें कमेंट में लिख दें, यस सर लिख दें, ताकि मुझे पता चल जाए कौन कौन लाइव आ चुके हैं, कितने विद्यार्थी आ चुके हैं, देख रहे हैं। जो साथ साथ क्वेश्चन सोल्व भी करते रहें, आप खुद सोल्व करें साथ साथ क्वेश्चन, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ और साथ साथ मैं सोल्व करूंगा, और साथ साथ ही आप खुद भी इसे सोल्व करके देखें। जैसे कि क्वेश्चन है, किसी 50 हर्ट्ज आवृत्ति के ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान 200√2 वोल्ट है, तो इसकी तात्क्षणिक वोल्टता का समीकरण t समय पर लिखो। अब देखो, ज्यावक्रीय, ज्या का मतलब साइन को बोलते हैं, साइन का। प्रत्यावर्ती वोल्टता का इक्वेशन हमें पता है, v = v0 sin ओमेगा t होता है, ये हमें पता है। तो उसके अंदर जो जो वैल्यूज चाहिए वो हमें सोल्व करके बतानी है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। अपने को क्या सोल्व करना है, सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है प्रत्यावर्ती समीकरण, जो क्या होती है, v = v0 sin ओमेगा t, ये होती है। आपको इसमें मान रखने हैं। लिखा हुआ t समय पर, अगर ये बात नहीं लिखी है तो भी हमें t समय पर ही सोल्व करना है इसको। तो v तो है ही, जिसकी इक्वेशन ले रहे हैं हम, वोल्टता की समीकरण हमें ज्ञात करनी है। तो क्या ज्ञात करना है इसमें, v0 ज्ञात करना है, एक बात। दूसरी बात ओमेगा ज्ञात करना है। दोनों के लिए हमें बात पता है। सबसे पहले आप वो लिख लें जो हमें दे रखा है। क्या क्या दे रखा है यहाँ वैल्यू जो है हमारे पास, एक बात हमने की थी। वैसे तो इस क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कि वर्ग माध्य मूल मान 200√2 वोल्ट है, लेकिन अगर ये बात नहीं लिखी जाए और ये दे दिया जाए इतनी सप्लाई से जोड़ा गया, ऐसे दे दिया जाए, तो भी ध्यान रखना है जो दिया गया मान है वो VRMS ही होता है। तो अपने को यहाँ दिया गया है VRMS = 200√2 वोल्ट। और क्या दे रखे हैं, उसके साथ हमें आवृत्ति दे रखी है, हर्ट्ज। ध्यान रखें किसकी, कौन सी रेखीय आवृत्ति है, ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन यूनिट देख के हमें पता करना पड़ेगा। यदि रेडियन पर सेकंड है तो कोणीय आवृत्ति है। तो इसका मतलब f की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज। न्यूमेरिकल ध्यान से समझ लें, इनका बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी, एग्जाम में जरूर आएगा एक क्वेश्चन यहाँ से। अब वैल्यू पुट करें, अपने को क्या क्या चाहिए, v0 चाहिए। तो VRMS की जो रिजल्ट है वो क्या होते हैं, v0/√2। तो v0 अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 इधर आके मल्टीप्लाई,
इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया, वी नोट इज इक्वल टू वी आर एम एस गुणा अंडर रूट 2। और वी आर एम एस की वैल्यू हमें पता है, दे रखी है क्वेश्चन में, तो क्या आ गया 200 अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। कितना हो गया, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा 2 आ जाएगा, 2 को 200 से गुणा करेंगे, कितना गया 400। क्या निकाल रहे हैं, वी नोट शिखर मान वोल्टता का, इसे यूनिट क्या रहेगी इसकी, वोल्ट। ये तो आ गया वी नोट का मान। ओमेगा निकालना, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, तो आप एफ का मान रख दो यहाँ 2 पाई एज इट इज, 2 पाई इंटू 50, तो कितना हो गया 100 पाई। वैसे आपको क्वेश्चन में वैल्यू ऐसी दी जाएगी, आप कैलकुलेशन उसको इजी वे में कर सकते हैं। एक बात आप ध्यान रखें, यहाँ इसको आप पाई की फॉर्म में वैल्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपोजिट जब क्वेश्चन दिया जाएगा इस फॉर्म इक्वेशन की फॉर्म में, तो आपको पाई की फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा मोस्टली, तो आप इसको पाई की फॉर्म में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। अदरवाइज इसे इसके जो यूनिट है वो क्या है, रेडियन पर सेकंड। रेडियन का आप जरूर ध्यान रखें, ये सॉरी यूनिट का जो भी वैल्यू लिख रहे हैं उसकी यूनिट जरूर लिखें। दूसरी बात, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमें पता है पाई का मान कितना होता है 3.14। 3.14 को 100 से गुणा करेंगे, यहां लिख देता हूं मैं 3.14, और इसको 100 से गुणा करेंगे, 2 पॉइंट आगे खिसक जाएंगे, कितना हो गया 314। तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ये आ गई वैल्यू, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई और वी नोट की वैल्यू आ गई। समीकरण 1 में रख दो, यही तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती वोल्टता की समीकरण हो जाएगी। तो यहां पर अपने पास वैल्यू आ जाएगी समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से क्या वैल्यू आएगी, v इज इक्वल टू वी नोट, वी नोट की वैल्यू है 400, ऐसे लिख दो। साइन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इससे कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, अभी हम बात करते हैं आगे। साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है 314t, ऐसे लिख सकते हैं इसको ऐसे। ये आ गई समीकरण अगर पूछी जाए तो। दूसरा वे क्या है इसका, दूसरा वे है कि आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसे बात करेंगे हम, तो इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे दिया, तो आपको क्या करना है, तो आपको जो वैल्यू है वो पूछी जाएगी उनमें से, जैसे वी नोट पूछ लें तो वी नोट तुलना करनी है आपको, किससे करनी है, समीकरण 1 से तुलना करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि वी नोट की जगह क्या लिखा है 400। इस इक्वेशन को देख के हम बता सकते हैं कि अगर ये इक्वेशन दे दे और सीधा कहते हैं वोल्टता का शिखर मान बताओ, तो कुछ नहीं करना, यहां से देख के लिखना है। क्लियर। अगर पूछ ले ओमेगा का मान बताओ, तो हमें पता ओमेगा टी के जो मल्टीप्लाई में होता है वो ओमेगा ही होता है, टी के मल्टीप्लाई में जो है वो ओमेगा है। यहाँ पर टी के मल्टीप्लाई में ये ओमेगा की वैल्यू है। दूसरा, इसको 100 पाई की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, v इज इक्वल टू 400 साइन 100 पाई इंटू टी, जैसा ये हमारे पास ये वैल्यू है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, एक ही बात है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में भी आपको दे दिया जाए तो अपोजिट पूछ लेंगे, आपसे आवर्ती पूछ लेंगे। तो अगर ये इक्वेशन दे दिया आपको तो आवर्ती 50 हट जाएगी, क्योंकि इसी से तो ये रिजल्ट आए हैं, और उल्टा चलेंगे तो ये रिजल्ट आएंगे। आपको VRMS पूछ लें तो VRMS यही आएगा 200 अंडर रूट 2 वोल्ट, ये आएगा। इस तरह से वैल्यू आपको दी जा सकती है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी का अपोजिट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान V बराबर 400 साइन ओमेगा 400 साइन 100 पाई टी है, तो इस वोल्टता की आवर्ती ज्ञात करो। आगे अब सेम क्वेश्चन ही वही है, ये आपके RBSE राजस्थान बोर्ड की किताब से ही मैंने लिखे हैं ये क्वेश्चन, तो सेम वही क्वेश्चन है ये। इसका मतलब आपको तुलना करनी है, तो आप क्या लिखोगे, V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर। अगर आपको वी नोट भी पूछा होता, शिखर मान भी पूछा होता, तो वी नोट बराबर 400 हो गया। RMS मान पूछा होता तो वी नोट अपॉन अंडर रूट 2 क्या होता है, RMS मान भाग दे देते अंडर रूट 2 का, वो RMS मान आ जाता है। इसमें नहीं पूछा तो हम नहीं ज्ञात करेंगे। तो यहां से देखें तो क्या गया, वी नोट इज इक्वल टू क्या गया 400 वोल्ट। वैसे हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन में निकाल गया।
हमें कहा गया आवर्ती ज्ञात करो। एक बात ध्यान रखिए भी, आवर्ती अगर कह दिया इसका मतलब एफ का मान पूछा आपसे। ये लिखते नहीं है भी कौन आवर्ती ज्ञात करो या आवर्ती ज्ञात करो, ऐसा लिख देते हैं कि आवर्ती रेडियन पर सेकंड में ज्ञात करो। तब आपको ध्यान रखना है रेडियन की फॉर्म में जो यूनिट है वो ओमेगा की है। अब यहां से सोल्व करते हैं। आपको ओमेगा इज इक्वल टू क्या दे रखा है 100 पाई। हमें क्या ज्ञात करना है ये लिख लिया आप, हमें एफ का मान ज्ञात करना है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ इज इक्वल टू 100 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एफ इज इक्वल टू क्या आ गया 100/2 इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। तो क्वेश्चन ये वही है, अलग से दे रखे हैं लेकिन इस फॉर्म में क्वेश्चन दे दिए जाते हैं भी। तो आपको ये फॉर्म इक्वेशन फॉर्म समझनी जरूरी है, पता होना चाहिए। वैसे तो कुछ खास बात नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि आपको अगर इक्वेशन फॉर्म में आ गई तो क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपने पास जो प्रत्यावर्ती वोल्टता की इक्वेशन है वो क्या है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। दूसरी बात ये इक्वेशन आपको दी जा सकती है आई की फॉर्म में भी, तो भी अपने पास करंट की इक्वेशन भी प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण भी वही है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इन क्वेश्चन को साथ साथ करते हैं, आप खुद भी सोल्व करके देखें। कोई क्वेश्चन दिक्कत आती है तो आप उसमें लिख दिया करें, कमेंट बॉक्स में लिख दें, साथ साथ सोल्व कर देंगे, कोशिश करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परिपथ में वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट है तो वोल्टता का शिखर मान ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने पास आई आर एम एस का इक्वेशन है, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट अपॉन √2। तो आई नोट की वैल्यू आ जाएगी शिखर मान आई आर एम एस इंटू √2 और आई आर एम एस की वैल्यू अपने को दे रही है 220 वोल्ट इंटू वोल्टता का शिखर मान है, सॉरी एक ही बात है। आई आर एम एस फॉर्म में लिख दिया, इसको वी आर एम एस में लिख लो, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नोट अपॉन √2। करंट के लिए लेंगे तो आई आर एम एस की फॉर्म ले लेंगे, वोल्टता के लिए लेंगे तो वी आर एम एस की फॉर्म ले लेंगे, वी नोट अपॉन √2। तो यहां से ये भी इक्वेशन किसकी आ जाएगी वी नोट की आ जाएगी। तो वी नोट इज इक्वल टू आ जाएगा वी आर एम एस इंटू √2। तो वी आर एम एस की वैल्यू है 220 इंटू √2। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो और रिजल्ट लिख लो, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसको यहां तक भी 220 √2 लिख के भी, या √2 का मान रख दो 1.414 से गुणा कर दो, तो गुणा करने के बाद रिजल्ट आप देख लें क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का मान निम्न है, I इज इक्वल टू 3 sin 2 पाई टी। ए का मतलब एम्पियर है। ज्ञात करें, दो बातें ज्ञात करनी है इसके अंदर, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यानी हमें आई आर एम एस निकालना है। तो आई नोट की वैल्यू 3 है तो डिवाइडेड बाय √2 कर दो, तो वैल्यू आ जाएगी आई आर एम एस की। और दूसरी बात पूछे इसमें t बराबर 1/2 सेकेंड पर, t बराबर 1/2 सेकेंड पर धारा का तात्क्षणिक मान। तो धारा का तात्क्षणिक मान याद करने के लिए, तात्क्षणिक का मतलब है जो समीकरण है उसी समय पर क्या समीकरण होगी, तो वो इसी समीकरण में क्या करना है t का मान पुट करना है। और तो t बराबर 1/2 सेकेंड पर धारा का तात्क्षणिक मान ज्ञात करना है। दोनों बातें हैं। सबसे पहली बात जो गिवन वैल्यू है दैट इज आई नोट इज इक्वल टू 3 एम्पियर, करंट है तो एम्पियर में होगा। और अब ज्ञात क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू ज्ञात करनी है हमें धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होगा आई नोट अपॉन √2 और आई नोट की वैल्यू क्या है 3/√2। इसको ऐसे का ऐसे छोड़ सकते हैं आप, डिवाइड करें तो डिवाइड कर दें। दूसरी बात इसमें पूछी गई है कि t बराबर 1/2 सेकेंड पर धारा का तात्क्षणिक मान पूछा गया है। तो t बराबर 1/2 सेकेंड पर सोल्व कर लो इसे। सेकेंड पार्ट क्या रख दो समीकरण में, t बराबर 1/2 सेकेंड रखने पर तो i इज इक्वल टू आ जाएगा, ये तात्क्षणिक मान है उसी समय क्या वैल्यू है, ये तो आई नोट ही आएगा 3 sin 2 पाई इंटू टी की जगह रख देंगे 1/2 एम्पियर, इसकी यूनिट आ जाएगी। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो वैल्यू आ गई 3 sin पाई। अब ये थोड़ा बहुत आपको इनकी वैल्यूज ध्यान रखनी पड़ेगी। sin पाई का मतलब sin 180 डिग्री, और sin 180 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 0।
साइन 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, इसलिए वैल्यू क्या आ जाएगी 3 गुणा 0। अतः आई का जो मान है कितना आएगा 0 आएगा t बराबर 1/2 सेकंड पर। ये मान भी ध्यान रखें, इनका भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उस तरीके से आप इसके जो मान है वो साइन के और कोस के दोनों बता देता हूँ, क्योंकि पूरे सिलेबस में जब से चैप्टर 1 शुरू किया हमने तब से इनकी जरूरत पड़ती है। तो आप एक ग्राफ के अकॉर्डिंग ही ध्यान रख सकते हैं। जैसे अपने जो प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ है वो उसको साइन ग्राफ भी कहते हैं, ज्यावक्रीय। पिछले क्वेश्चन में हमने लिखी थी ये बात, ज्यावक्रीय ग्राफ, ज्या का मतलब साइन ही होता है, तो साइन की फॉर्म में ही इसको व्यक्त किया जाता है, यानी वो ग्राफ, उस ग्राफ को ही साइन ग्राफ कहते हैं। तो वो मैं बताता हूँ आपको, उसके अकॉर्डिंग भी आप वैल्यू ध्यान रख सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत रहे याद करने में कि साइन 180 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, 270 कितना होता है, तो 0 और 90 तो लगभग यूज करते हैं तो याद रहते हैं, तो 270 180 इनकी जरूरत पड़ जाती है तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए इनके बारे में भी हम देखते हैं। अभी साइन के मान देखो कैसे याद करेंगे। ये जो वेव है अपने पास, ये बना रहे हैं जो साइन वेव है, अभी तक हम पूरे चैप्टर में यूज करते हैं वही वेव है ये, इसको साइन वेव बोलते हैं। ये ध्यान रखें, ये इसका अधिकतम मान है। दो बातें में पता होनी चाहिए, साइन और कोस के जो मान होते हैं, साइन एंड कोस के जो मान होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं, 0 से 1 के बीच में होते हैं, 0 से 1 के बीच में साइन और कोस कहते हैं, तो ये 0 से 1 के बीच में होते हैं। 1 से छोटे होते हैं और 0 से बड़े होते हैं यानी 0 से 1 के बीच में होते हैं। और कंप्लीट देखें तो ये कह सकते हैं कि -1 से 1 के बीच में होते हैं, दोनों अलग अलग बातें भी। 0 से, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो 0 से 1 के बीच में होते हैं मैग्नीट्यूड की। कंप्लीट वैल्यू ध्यान रखें तो आप ये ध्यान रख सकते हो -1 से +1 के बीच में होते हैं, ये ध्यान रख लो आप, इसको छोड़ दो इस बात को। 1 से +1 के बीच में, तो इसका जो अधिकतम मान है जिसको हम वोल्टता में V0 लिखते हैं, करंट में I0 लिखते हैं, वैसे आप साइन के लिए इसका जो मान है वो क्या होता है +1, और इसके लिए क्या होता है -1। तो यहाँ +V0 लेते हैं -V0, तो ये +1 हो गया और ये -1 हो गया। अब आप देख लो, जिस समय जहां ग्राफ है उस समय वही मान होंगे। हमें पता है एक जो साइकिल है वो एक कंप्लीट एक चक्कर पूरा होने में लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है, और इसका जो टाइम है वो कैपिटल T है। कोण में लेते हैं तो इसको 2π बोलते हैं, 2π 360 डिग्री। ये कितना हो गया, आधा हो गया, पाई 180 डिग्री। ये कितना हो गया, π/2 90 डिग्री। ये कितना हो गया 2π/3 3π/2 270 डिग्री। 90 180 270 और ये 360 डिग्री। अब आप देख लो, जिसके सामने जो मान आए वही ध्यान रख लो, तो गलती नहीं होगी। जब भी आपको बताना आप क्या करो, एक इस तरह ग्राफ बना लो और उसके सामने लिख लो, 4 भाग है इसके, उनके सामने मान लिख लो, जिसका मान चाहिए वो देख लो। जैसे 0 पे देखें तो ग्राफ कहाँ है, 0 पे ही है, तो साइन 0 का मान क्या हुआ 0। जब हम यहां से 90 पर आ गए तो 90 पर देखो ये ग्राफ कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, किसके सामने 1 के सामने, तो साइन 90 का मान क्या हुआ 1। फिर 180 पे जा रहे हैं तो ग्राफ कहां पहुंच गया वापिस 180 पर, 180 के सामने क्या है 0, तो साइन 180 क्या हो गया 0। फिर 270 के सामने आ गए, 270 के सामने कहाँ है ये ग्राफ, ये लाइन ग्राफ की यहाँ गई, किसके सामने ये -1 के सामने, तो साइन 270 की वैल्यू क्या हो गई -1। और फिर ये 360 पे ग्राफ कहाँ आ गया, x अक्ष पे, और किसके सामने है 0 के सामने, तो 3 ही वैल्यू है, +1 -1 और 0। बाकी इस ग्राफ से वो नहीं पता चलेगा भाई साइन 30 का मान कितना है और 45 का मान कितना है, ये जो कुछ वैल्यूज है वो पता चल जाएगी, और इनकी हमें जरूरत पड़ती है। साइन 360 डिग्री, इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 0। ये होती है साइन वेव। इसी तरह से फिर बात करते हैं कोस वेव की। कोस के मान कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। कोस के मान,
कोस का मान भी -1 से +1 के बीच में ही होता है, लेकिन ये जो वेव है वो यहां से शुरू होती है, इस तरह से होती है। 1/4 इधर 1/4 इधर, आधी होगी ऊपर आधी हो गई नीचे, हो गई एक वेव। अब इसमें भी सेम वही बात है, 0, 90, 180, 270 एंड 360, यहाँ +1 और ये इसके सामने -1। अब आप वही देख लें, ग्राफ कहाँ है किस पे है उसके अनुसार मान लिख लें। जैसे cos 0 देखेंगे तो कहाँ है, ये रहा 0, 0 के सामने ग्राफ की लाइन देखनी है, कहाँ है, ये रही ग्राफ की लाइन, किसके सामने, 1 के सामने, तो इसकी वैल्यू 1। cos 90 पे ग्राफ आ गया 0 के सामने 0। cos 180 ये ग्राफ किसके सामने आ गया, -1 के सामने, तो cos 180 क्या हो गया, -1। फिर cos 270 कहाँ आ गया, 0 पे, 0 के लाइन पे, तो 0। फिर 360 पे फिर कहाँ पहुंच गई, 1 के सामने पहुंचेगा ग्राफ, तो cos 360 क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसमें क्या एक लाइन लगानी है, हमें कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन गलती अगर होने की संभावना लग रही हो किसी को तो आप इस तरह से ध्यान रख लें, गलती नहीं होगी, अपने को 2 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन जो होगा वो एक्यूरेसी से होगा। और इनकी जरूरत बहुत जगह हर चैप्टर में इनकी जरूरत पड़ती है। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन, उनमें भी इनकी जरूरत पड़ जाती है काफी जगह, तो इसलिए आप इनका ध्यान रख सकते हैं। आगे की क्वेश्चंस की बात करते हैं हम, साथ साथ आप इसको लिखते रहें, साथ साथ सोल्व करते रहें। कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। जो भी विद्यार्थी अब नए जुड़े हैं इसके अंदर, वो भी जरूर लिखें इसके अंदर कि आपका नाम क्या है और उपस्थित हो गए हो आप, तो ये सर लिख दें, जिससे पता चल जाए कौन कौन पढ़ रहे हैं यहाँ। अब आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिरोधहीन कुंडली का प्रेरकत्व 5/पाई मिली हेनरी है। mH का मतलब मिली हेनरी। इसे 50 हर्ट्ज आवृत्ति की एसी सोर्स से जोड़ा गया है, तो प्रेरकीय प्रतिघात ज्ञात करो। प्रेरकीय मतलब प्रेरण कुंडली है तो प्रेरकीय, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी XL ज्ञात करना है। XL ज्ञात करना है तो क्या चाहिए, 2πfL, यानी F और L की वैल्यू चाहिए। दोनों दे दिया, L दे दिया और F भी दे दिया। यूनिट का ध्यान रखना है, SI सिस्टम यूज करना है, तो मिली हेनरी है उसको हेनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात और पूछिए, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ज्ञात करो। सोल्व करते हैं इसे। सबसे पहले जो वैल्यूज गिवन है वो लिख लें, L दे रखे हैं और जहां लिखते हैं वहीं पर आप इसे कन्वर्ट भी कर लें। मिली हेनरी है तो हेनरी में बदलने के लिए इसको 5/पाई, मिली का मतलब 10⁻³ हेनरी। F का जो मान है वो क्या है, 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज में ये वैल्यू है, दे रखी है डायरेक्ट। और क्या दे रखा है, यहाँ I का मान दे रखा है 0.5 एम्पियर। और ज्ञात क्या करना है, दो बातें ज्ञात करनी है, एक तो XL ज्ञात करना है और दूसरा ज्ञात करना है V। तो V बराबर ध्यान रखें, V बराबर क्या, नॉर्मली ओम का नियम ही ध्यान रख लें आप, V बराबर IR होता है। तो I की जगह तो I दे ही रखा है, R का मतलब क्या है, प्रतिरोध, और यहाँ प्रतिरोध ही होता है XL। जब संधारित्र है तो वहां प्रतिरोध को ही लिखते हैं XC, इसीलिए ये जो वैल्यू निकलेगी वो ओम में निकलेगी। ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था अच्छी तरह से, उससे पिछली क्लास में भी किया था। सोल्व कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो अपने पास क्या है, XL इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ, 2πfL, 2πf इंटू L, क्योंकि क्या होता है ओमेगा L होता है, XL इज इक्वल टू ओमेगा की जगह 2πfL। ओमेगा का मान दिया जा सकता है लेकिन बहुत ही कम चांसेस होते हैं, हमेशा F की फॉर्म में, हर्ट्ज की फॉर्म में मान दिया जाता है। ओमेगा किस दिया होगा तो रेडियन पर सेकंड लिखा होगा। अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें, 2π के रूप में ही रख सकते हो आप भी। ज्यादा कैलकुलेशन अगर होती है तो आप पाई को पाई की फॉर्म में रख लो, ज्यादा इसे 3.14 से गुणा करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पाई की फॉर्म में निकाल सकते हैं आप आंसर, और मल्टीप्लाई करें तो कर भी सकते हैं। 50 रख दो इसकी जगह, और L की जो वैल्यू है वो क्या है, 5/पाई। और ऐसे क्वेश्चन ही दिए जाते हैं एग्जाम में
देखो जिनमें कैलकुलेशन होती नहीं है, पाई से पाई कट गया और 2 को 50 से गुणा किया 100, 100 को 5 से गुणा किया 500, तो क्या गया 500 गुणा 10 की पावर -3 क्या आएगा, ओम आएगा। दूसरी बात 10 की पावर क्या है, ये 2 प्लस की हो गई, 3 माइनस की, माइनस की क्या बची 1, तो यह आ जाएगा 5 गुणा 10 की पावर -1, इसका मतलब 5/10 और 5 में 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0.5 ओम, ये आ गया ओम मात्रक है इसका, एक्सएल का मान आ गया। अब आपको पूछा है इसके लिए वोल्टता भी ज्ञात करो, विभवांतर भी ज्ञात करो, तो नॉर्मली क्या होता है V = I × R, आप तो ये ध्यान रख लें। और वो जो कुंडली है तो कुंडली का प्रतिरोध उसको हमने क्या लिखा है XL लिखा है, तो इसकी जगह I की जगह क्या आ जाएगा XL आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दें, I का मान रख दें, कितना है दे रखा है 0.5 दे रखा है, और XL का रख दें कितना आया है, ये भी 0.5 आया है, तो 5 गुणा 5 क्या हो गया 25, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 0.25, और किसकी वैल्यू है ये विभवांतर की, तो यूनिट ध्यान रखिए, सही जगह सही यूनिट ही लगाए, 0.25 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एक संधारित्र की धारिता 50 पिकोफेरेड है, उसका 5 किलोहर्ट्ज आवृत्ति पर धारितीय प्रतिघात। अब देखो इसके अंदर धारितीय प्रतिघात पूछ ली, धारितीय मतलब संधारित्र की, जिसको किससे लिखते हैं XC से, XC से लिखते हैं, तो XC = क्या होता है 1/ωc, और ओमेगा के लिए क्या चाहिए 2πf, यानी f चाहिए, f हमें किलो हर्ट्ज में दे रखा है, किलो मतलब 1000, 1000 से गुणा कर दो, हर्ट्ज में चेंज हो जाएगा। पिको फेरेड, ये पिको कुलाम, ये शुरू के चैप्टर्स में आती है, 2-3 चैप्टर में, तो वहां पढ़ते हैं हम। तो ये फेरेड धारिता का मात्रक है, यानी C दे रखा है। सिंपल सी बात है, कुंडली लगी है तो स्वप्रेरक तब उसका L दिया जाएगा, और अगर संधारित्र लगा है तो वहां पर आपको उसके लिए C का मान, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर दिया जाएगा, धारिता दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो मान दिया गया C का मान दिया गया 50 पिको फेरेड, तो पिको का मतलब 10 की पावर -12, तो 50 गुणा 10 की पावर -12 फेरेड। अब इसकी पावर ये 10 5 गुणा 10 है, 10 की पावर -12 है, आप इस एक जगह हटा के -11 भी कर सकते हैं, ऐसे कैसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप F की वैल्यू कितनी है 5 किलो हर्ट्ज, किलो का मतलब 1000, तो 5 गुणा 10 की पावर 3 हर्ट्ज, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है XC। तो सबसे पहला काम तो आप ये हमेशा ये करें, जो दी हुई वैल्यूज है वो लिखें, और जहां लिख रहे हैं उसके सामने उसको कन्वर्ट कर लें, तो गलतियां नहीं होंगी। और फिर जो ज्ञात करना वो लिखें, फिर अपने आप उनमें रिलेशन देख लें कहां से हमें मिल रहा है, कौन से चैप्टर से, अपने आप समझ में आ जाएगा। XC = क्या है 1/ωc, ओमेगा दिया होता है तो डायरेक्ट रख देते हैं, नहीं है तो ओमेगा का मान रखोगे 2πf, और यही दिया जाएगा हमेशा, तो 1/2π। अब आप कैलकुलेशन आप इसी खुद कर लो, समय खराब नहीं करेंगे हम इसके अंदर। F की वैल्यू रख दो 5 × 10⁻³ और C की वैल्यू रख दो कितनी है 50 × 10⁻12। तो आप इसके अंदर चाहो तो आप इसको पाई की फॉर्म रख के, पाई की वैल्यू 3.14 रख के या 22/7 रख के भी सोल्व कर सकते हो, और दूसरा पाई की फॉर्म में भी आप इसे छोड़ सकते हो। कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, लग ही रहा है देखने में, आप कैलकुलेशन करेंगे तो इजी से हो जाएगी। जैसे ये 50 को 2 से गुणा कर दो, 100 हो गए, 100 का मतलब 10 की पावर 2, और ये 10 की पावर 3, 10 की पावर 5 हो गई, और ये 10 की पावर -12, तो माइनस के कितने बचे 7 बचे, तो क्या आ जाएगा पाई यहां से, और ये 5 ऐसा कैसा, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, 50 को कर दिया डायरेक्ट, 100 हो गया, तो 10 की पावर 5 और -12, तो कितनी हो गई 10 की पावर -7, तो ये 10 की पावर -7 ऊपर चला जाएगा, और अपॉन में 1/5 पाई लिख सकते हो, और फिर आप इसे सोल्व करो तो सोल्व भी कर सकते हो, जैसा सही लगे वैसे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। मात्रक आप ध्यान रखिए किसमें आएगा, इसका मात्रक ओम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस करें भी, इनको साथ साथ करके देखें, नहीं समझ में आते हैं तो आप लिख दें, दोबारा कुछ क्वेश्चन और करके देख लेंगे इनसे संबंधित। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भाग चल रहा है इस चैप्टर का, न्यूमेरिकल पोर्शन, ये वो पार्ट है जहां से क्वेश्चन जरूर आएगा न्यूमेरिकल।
अब अगला क्वेश्चन अपने पास, 1 माइक्रोफेरेड धारिता, ध्यान रखें ये बुक के अंदर मिस प्रिंट है, माइक्रो नहीं लगा होगा बुक में जो आपको मिलेगा, गलत लिखा है वहां, मिस प्रिंट हो रखा है। तो 1 माइक्रोफेरेड धारिता का एक संधारित्र निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जुड़ा गया है और वोल्टता स्रोत की समीकरण दे रखी है, V इज इक्वल टू 200√2 साइन 100t वोल्ट। तो कंपैरिजन करना है आपको, V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी से, तो V नोट की वैल्यू आ गई शिखर मान वोल्टता का 200√2 साइन ऐसा कैसा 100t, 100t मतलब ओमेगा टी होता है, तो 100 किसका मान है, ओमेगा का मान है रेडियन पर सेकंड में। आगे ज्ञात करना है परिपथ में प्रवाहित धारा का मान, तो हमें धारा ज्ञात करनी है। अब धारा ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, धारा I ज्ञात करना है हमें। I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R, ओम के नियम से V बराबर I R। तो V की जगह क्या आता है, नॉर्मली VRMS आता है, VRMS। तो हमें VRMS नहीं दिया गया है, VRMS ज्ञात करना है। अपॉन R का मतलब क्या है, संधारित्र है, तो संधारित्र के लिए धारित्य प्रतिघात होती है जो क्या होती है XC। तो XC सोल्व करेंगे, XC के लिए क्या होता है 1/ωc, तो 1/ωc सोल्व करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। तो सीरियल से चलते हैं, हमने अपने को दिया क्या गया पहले वो लिखे, V नोट दिया है हमें 200√2 वोल्ट, और क्या दिया गया है, ओमेगा दिया गया है 100 रेडियन पर सेकंड। मात्रक जरूर लिखें भी, आप जो भी लिखे हैं बिना मात्रक कुछ ना लिखें वरना नंबर आपके बोर्ड परीक्षा में काट लिए जाएंगे। बाद में हम कभी एक वीडियो ऐसी बनाएंगे जिसपे ये चर्चा करेंगे हम सिलेबस के बाद में कि बोर्ड परीक्षा में आंसर किस प्रकार से देने चाहिए कि नंबर नहीं कटे, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पे भी हम चर्चाएं करेंगे बाद में। और रिवीजन पार्ट जो है वो भी हम करेंगे हर चैप्टर वाइज, लेकिन पहले हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में इन चीजों को करेंगे। तो साथ साथ पहले आप सभी सिलेबस करें, उसके बाद में हम हर चैप्टर वाइज रिवीजन, हर चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज वगैरह वो भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। बोर्ड परीक्षा से पहले पहले सब काम कंप्लीट करेंगे हम, 100% सिलेबस करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि उनको क्लासेस का फायदा मिले। अब देखो आगे इसके अंदर इसको सोल्व करते हैं। V नोट की जो वैल्यू है वो है 200√2 और ओमेगा की वैल्यू है 100 रेडियन पर सेकेंड। अब अपनों क्या ज्ञात करना है, यहाँ I ज्ञात करना है। नॉर्मली जो वोल्टेज आता है वो कौन सा जाता है, VRMS जाता है, इसलिए पहले हमें VRMS ज्ञात करना पड़ेगा। I ज्ञात करना है तो I का मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, IRMS ज्ञात करना है। तो IRMS इज इक्वल टू क्या होगा, VRMS अपॉन संधारित्र है तो संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा XC। तो ये दोनों ही बात हमें ज्ञात करनी है। अब देखो एक बात जरूर आप छोटी सी ध्यान रखें, एग्जाम में समय बचेगा कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। अब इसमें डायरेक्ट क्या पूछ रहे हैं, धारा ही पूछ रहा है, डायरेक्ट धारा ही करंट ही पूछ रहे हैं। ये नहीं पूछा है कि प्रतिघात ज्ञात करो। अगर ये कहते प्रतिघात ज्ञात करो, धारितीय प्रतिघात, तो XC को पहले अलग से सोल्व करो और गुणा भाग करके उत्तर निकालो और उसके बाद में फिर I को सोल्व करो। लेकिन क्या कहा गया है, धारा ज्ञात करने का मतलब क्या है, आप इसकी 2 बार गुणा भाग ना करें, पहले इसको अलग से सोल्व करने बैठ जाए, फिर उसका मान निकालें, फिर दोबारा फॉर्मूले में रखें, इसके अंदर रखेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे। उससे बेटर क्या है, VRMS में अपने डिवाइड कर दें, XC का मान क्या है 1/ωc, ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा तो ओमेगा सी इंटू क्या आ जाएगा VRMS, और ओमेगा सी का मतलब क्या है 2πfc। 2πfc अगर f का मान है तो f का मान रख दें, ओमेगा का है तो फिर f का रखने की जरूरत नहीं है। तो देखो ओमेगा का मान तो है अपने पास, डायरेक्ट ही रख दें। c का मान ये रहा, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, तो ये रख दें, और VRMS हमें निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें वैल्यू दे रखी है। तो क्वेश्चन से लेकर चलते हैं सीरियल से। VRMS इज इक्वल टू क्या होता है, V0/√2, और V0 की वैल्यू कितनी दे रखी है 200/√2। वैल्यूज इसी तरह से दी जाएगी कि एग्जाम में दिक्कत नहीं आए। अपॉन में √2 कट गया, क्या आ गया VRMS आ गया 200 वोल्ट। ये तो वोल्टेज आ गया। अब अपने को क्या निकालना है,
करंट निकालना है तो देखो आप इसके लिए 1/ओमेगा c को अलग से भी सोल्व कर सकते हो। c अपने को दे रखा धारितीय प्रतिघात 1 माइक्रोफेरेड, तो 1 का मतलब क्या हुआ 10⁻⁻6 फेरेड, तो 1 से गुणा कर देंगे वही वैल्यू रहेगी 10⁻⁻6 फेरेड। अब ये वैल्यू आप पुट कर दो। डायरेक्ट इसका भी ध्यान रख सकते हो आप, अगर डायरेक्ट करंट ही पूछा गया तो 2 बार कैलकुलेशन मत करो, एक बार ही रख दो सारे मान। और अगर कुछ क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेते हैं कि पहले धारितीय प्रतिघात याद करो और साथ में फिर बाद में पूछ लेते हैं धारा याद करो, तब दोनों आपको अलग अलग सोल्व करने पड़ेंगे। मैं एक बार में सोल्व कर रहा हूं इसको। तो IRMS इज इक्वल टू अपन ने ऊपर लिख रखा है, कैसे आया है वो आप रख दें इसमें मान इंटू VRMS। तो ओमेगा का मान कितना है 100, C का मान कितना है 10⁻⁻6 और VRMS कितना है 200। देखो बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। कितना आ गया ये 10⁻2 ये रही और 10⁻2 ये रही, 4 0 हो गई, 10⁻4 हो गई। ठीक है, तो ये हो गया 2 गुणा 10⁻4 गुणा 2 गुणा 10⁻4 और गुणा 10⁻⁻6। तो कितने बचे माइनस के 2 बचे, तो ये आ गया 2 गुणा 10⁻2 एम्पियर लिख दो। ठीक है, चाहे तो अब इसे 10⁻2 का मतलब क्या है -2 का मतलब भाग में जाके +2 हो जाएगी, यानी भाग में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/100। तो कितना आ गया 0.2 के बाद 0 लगेगा, पॉइंट लगेगा, तो 0.02 एम्पियर ये आ गई इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। काफी क्वेश्चन हो गया वैसे, इनके अंदर सारे सब तरह के क्वेश्चन आ गए हैं और इनको आप सोल्व कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है किसी को भी किसी तरह की। फिर भी अपने और देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो सभी को। 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक कुंडली लगाई जाती है। 100 ओम का प्रतिघात उत्पन्न करने के लिए कुंडली का प्रेरकत्व ज्ञात करो। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है, उसके लिए ये पता होना चाहिए भी दिया क्या गया और ज्ञात क्या करना और फिर वो रिलेशन किससे। अब तो हमें पता है, हम पढ़ ही रहे हैं तो इसी से क्वेश्चन है, लेकिन जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तब तो हमें ये देखना पड़ेगा भाई कहां से क्वेश्चन है और किस टॉपिक से है। तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले तो जो दी गई वैल्यूज है वो लिख लें क्या दिया गया है और फिर आप उसे सिंप्लीफाई करें। क्या दिया गया अपने को इसके अंदर 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में, तो F का मान दे दिया कितना 50 हर्ट्ज। एक कुंडली है लगाई जाती है, 100 ओम का प्रतिघात उत्पन्न करने के लिए प्रेरकत्व ज्ञात करो। प्रेरकत्व का मतलब L, स्वप्रेरकत्व वो ज्ञात करना है हमें। तो क्या दे दिया प्रतिघात। प्रतिघात क्या होती है, प्रेरकीय प्रतिघाती होती है कुंडली के लिए। प्रेरणिक प्रतिघात नहीं लिखे जाए तो प्रतिघात का मतलब जो कुंडली जोड़ी गई है उसी की प्रतिघात, यानी उसी का प्रतिरोध। फिर भी दिक्कत रहे तो मात्रक देख लो, यानी ये क्या है ओम किसका मात्रक है प्रतिरोध का, लेकिन यहाँ कुंडली लगी है तो कुंडली का प्रतिरोध है, यानी प्रेरणिक प्रतिरोध है, प्रेरणिक प्रतिघात है। इसका मतलब क्या दे रखे हैं XL दे रखे हैं 100 ओम। बस सिंपल सी, अब तो हो गया सोल्व। XL इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा L। XL इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा की जगह ओमेगा तो नहीं है F है तो F में बदलो 2πfL। अब हमें क्या ज्ञात करना है L ज्ञात करना है, तो इन सबको भाग में ले जाओ, अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा जो भी हमें चाहिए 2πf। L तो निकालना है हमें, तो मान रख दो XL का मान है 100 और 2 पाई की जगह पाई और F का मान है 50। तो 50 गुणा 200, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। L इज इक्वल टू क्या आ गया 1/पाई और ये क्या है हेनरी है L। ठीक है, इसको चाहो तो 22/7 यानी 7/22 हो जाएगा। भाग दे के लिखना चाहो तो 1/3.14 हो जाएगा और डिवाइड करके लिखो तो डिवाइड करके भी लिख सकते हैं आप इसे। एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी। 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा को 0 से अधिकतम मान तक पहुंचाने में लगा समय ज्ञात करो।
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आया हुआ है, पिछले से पिछले साल आया था ये क्वेश्चन। और देखो सिंपल सी बात पूछी गई है लेकिन कंफ्यूजन हो सकती है। 50 हर्ट्ज, दोबारा समझ ले इसको, 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा को शून्य से अधिकतम मान तक पहुंचाने में लगा समय। अब देखो बात वही है, थोड़ा सा घुमा के कह दिया कि धारा की जो समीकरण है, जो ग्राफ है, वो कैसे होता है, वो इस तरह से होता है। और ये पूरा ग्राफ एक चक्कर में होता है, ये आधा चक्कर है, ये T/4 है। अब क्या कहा गया, शून्य से अधिकतम, तो अधिकतम तो यहां हो जाता है, उसके बाद में वापस कम होना शुरू होता है, तो ये अधिकतम है। शून्य से अधिकतम तक पहुंचाने में लगा समय ज्ञात करो। समय ज्ञात करना है हमें। अब समय कितना लगेगा, इसका कितना समय, T/4। तो शून्य से अधिकतम पहुंचने में लगा समय, शून्य से अधिकतम में लगा समय क्या होगा, स्मॉल टी मान ले इसको, जो T/4 होगा, T/4। अब मान रख दो T/4 में। अब किसका रखे हुए मान तो अपने पास आवर्ती का दे रखा है। आवर्ती क्या होती है, आवर्ती आवर्तकाल की व्युत्क्रम होती है, यानी F जो है वो किसके बराबर होता है, 1/T के। और T क्या होता है, किसके बराबर होता है, T को इधर ले जाओ, F को इधर ले आओ, 1/F के। तो यहां पुट कर दें 1/F, 4 ऐसा कैसा, तो 1/4F हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है 1 नंबर में। अब क्या करना है, F का मान रखना, बस 1/200 हो गया उत्तर। F का मान दे रखा है अपने को 50 हर्ट्ज, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 गुणा 50, यानी 1/200। और भाग दे दो, बस 200 का भाग दे दो, आंसर क्या आएगा, 0.005। क्या निकाल रहे हैं हम, समय निकाल रहे हैं। मात्रक का विशेष ध्यान रखें, सेकेंड। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को आप सभी सोल्व करके देखें। कोई दिक्कत आए तो, किसी तरह की दिक्कत आए तो पूछ लें। एक बार फिर जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, एक बार फिर हम न्यूमेरिकल क्लास रखेंगे, तो उसके अंदर कुछ और न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अगली क्लास में हम आगे LCR के बारे में पढ़ेंगे। आप इन LCR को समझने के लिए L, C और R, कैपेसिटर, इंडक्टर एंड रेजिस्टर, इन सब के बारे में अलग अलग हमें पता होना चाहिए। तो आप उनको पहले रिवाइज कर लें एक बार, तो अगली क्लास में दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में रिवाइज करने के साथ साथ में उनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी जरूर आप पर्टिकुलर ध्यान रखें, तो किसी तरह की समस्या नहीं आएगी याद करने में और समझने में। डेली ये कोशिश ये रहेगी, जो क्लास है वो अपने इसी समय रखें। जैसे स्कूल का टाइम चेंज होगा तो क्लास का टाइम भी हम शाम को रख देंगे, जैसे भी समय मिलेगा उसके अनुसार हम इस क्लास को रेगुलर इसी तरह से रखने के प्रयास करेंगे। तो सभी अधिक से अधिक बच्चों को जो है वो रेगुलर क्लास से जोड़ें, ताकि उनको इस क्लास का फायदा मिले और साथ साथ सिलेबस आप पूरा करें। तो आप डेली समय जो है अभी ये ना देखें कि क्या चल रहा है, संडे है या कोई फेस्टिवल आ गया है, जैसे आज दिवाली है, तो बिल्कुल दिवाली मनाएं, अच्छे से सबसे मिलें, अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहने, अच्छे पकवान खाएं, घर का भोजन लें और एक दूसरे को खुशियां दें, खुशियां लें। लेकिन साथ साथ जो पढ़ाई है उसको भी जारी रखें। अपना 2 घंटे 3 घंटे जो पढ़ाई का समय है वो पहले यूज करें, उसके बाद में बाकी काम करें। और जैसे स्कूल खुलेंगे, अभी तो कोई सूचना नहीं आई है, स्कूल खुलेंगे तो आपका भी कक्षा 12 का जो अपने क्लास चल रही है उसका समय भी इसी क्लास में बता दिया जाएगा। तो अभी तो आप 9 बजे के अनुसार ही रहें और सुबह 9 बजे आप YouTube पर लाइव आ जाएं, ताकि आपको जो क्लास है वो रेगुलर मिल जाए। बाद में भी आप इसे देख सकते हैं, लेकिन लाइव जो आप पढ़ोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ साथ आप लिख लोगे, कंटिन्यूटी से पढ़ोगे तो कंटिन्यूटी से समझ में आ जाएगा। इनको रिवाइज करें, लिख के देखें, ज़्यादा से ज़्यादा समझें और अधिक से अधिक लोगों तक क्लास को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दिवाली की एक बार फिर सभी को शुभकामनाएं।